आज हम फार्माकोलॉजी की कीमोथेरेपी ड्रग्स की सेकंड ड्रग को पढ़ रहे हैं विच इज़ सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन से पहले हम ऑलरेडी पेनिसिलिन की वीडियो पोस्ट कर चुके हैं और पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पहले आप पेनिसिलिन की वीडियो देख लें ताकि आपके लिए सेफेलोस्पोरिन की वीडियो देखना आसान हो जाए। अगेन मैं बात कहूँगी, घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है कि फार्माकोलॉजी में इतना रट्टा है, इतने बुरे बुरे नाम याद करने पड़ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी फार्माकोलॉजी इज़ वेरी 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 इजी। बट मैं आपको ये ज़रूर प्रेफर करूँगी कि आप जब वार्ड्स में जाएँ तो पेशेंट्स की फाइल्स वगैरह देख लिया करें ताकि आपको ड्रग्स देख देख के नाम याद हो जाएं। बाकी कुछ इतनी परेशानी की बात नहीं है। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन तो आपने बचपन में इतनी खाई होंगी, आपको पता भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो पता नहीं था पहले, अब वो पता कर लें, फाइल्स देखें, प्रिस्क्रिप्शंस देखें डॉक्टर की, टीचर से पूछें कि कौन सी ड्रग है क्या नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है डॉक्टर की, वो इतनी बुरी राइटिंग होती है कि आप नहीं समझ पा रहे होते कि क्या लिखा हुआ है। तो डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर्स अपने सीनियर्स से बातचीत करें, वो आपको अच्छा गाइड कर देंगे। घबराने की बात नहीं है, मेहनत करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर, सेफेलोस्पोरिन के बारे में भी यही कहा जाता है कि इट इज़ अ बैक्टीरियोसाइडल ड्रग। अब बैक्टीरियोसाइडल ड्रग क्या होती है? अगेन फार्माकोलॉजी में हमारे पास एंटीबायोटिक्स का स्पेक्ट्रम, हम एंटीबायोटिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स डायरेक्टली आपकी सेल को ख़त्म कर देगी, बल्कि जो बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स हैं वो आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो डाउन करेगी और इनहिबिट करेगी। तो हमारे बैक्टीरियोसाइड और बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स हैं। बैक्टीरियोसाइड डायरेक्टली बैक्टीरिया को ख़त्म कर रही हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही हैं। और सेफेलोस्पोरिन कौन सी हैं? बैक्टीरियोसाइड ड्रग्स हैं। पेनिसिलिन कौन सी थी? पेनिसिलिन भी बैक्टीरियोसाइड ड्रग्स थी। सेफेलोस्पोरिन के बारे में भी ये कहा जाता है कि हमारी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही होती है, यानी सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस नहीं होगी, बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव लेयर बर्बाद, तो बैक्टीरिया भी बर्बाद ऑब्वियसली। साथ ही हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मतलब सेफेलोस्पोरिन को जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना सेफेलोस्पोरिन का, तो आपको अंदर से एक बीटा लैक्टम रिंग दिखेगी। तो ये बीटा लैक्टम रिंग होने की वजह से उसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहा जाता है। ठीक है, तो हमें तीनों वर्ड्स का मतलब पता चल गया कि सेफेलोस्पोरिन बैक्टीरियोसाइडल है। क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली बैक्टीरिया की ग्रोथ, डायरेक्टली बैक्टीरिया को ख़त्म कर रही है। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर क्यों है? क्योंकि सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देगी। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्यों है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग है। साथ में कहा जाता है कि इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ 7 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, जबकि पेनिसिलिन के बारे में कहा गया था कि ये हमारा डेरिवेटिव है 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड का। और चाहे पेनिसिलिन हो या सेफेलोस्पोरिन हो, दोनों में ही बीटा लैक्टम रिंग कॉमन है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ में, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम यही पढ़ते हैं ना कि आपके ड्रग का क्या रूट है, कैसा आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, कैसे वो एलिमिनेट हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ भी हम यही पढ़ेंगे कि आप एडमिनिस्टर कैसे करोगे सेफेलोस्पोरिन को। आप ओरली दे सकते हो, आप पार एंट्रल का मतलब होता है आईवी। ठीक है, तो पार एंट्रल का मतलब होता है आईवी के थ्रू आप दे सकते हो। एलिमिनेट ही हमारी किडनी से होगी, तो आपको दिमाग में याद रखना चाहिए कि मरीज़ की किडनी प्रॉपर फंक्शन करनी चाहिए, क्योंकि अगर किडनी सही काम नहीं करेगी तो ड्रग एलिमिनेट नहीं होगी, ड्रग एलिमिनेट नहीं होगी तो बॉडी के अंदर जमा होगी, बॉडी के अंदर जमा होगी तो ऑब्वियसली इट कैन कॉज टॉक्सिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो आपको सिस्टमेटिक इंक्वायरी पेशेंट की करना लाजमी है। सिस्टमेटिक इंक्वायरी इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, जो आपको कभी भी नहीं भूलना। ठीक है, तो खैर एलिमिनेशन हमारी किडनी से हो रही है, बट हमारे पास सेफ्ट्राइक्सोन है और सीफोपेराक्सोन है जो हमारे बाइल यानी लिवर से एक्सक्रीट आउट होगी। बाकी ये हमारे ब्लड वेन बैरियर को क्रॉस करेगी सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में जब हमारी मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड होगी। बट फर्स्ट और सेकंड जनरेशनल सेफेलोस्पोरिन तो कभी भी ब्लड वेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगी, चाहे आपकी मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड क्यों ना। तो मेनिंजेस यानी ब्लड वेन बैरियर को क्रॉस सिर्फ थर्ड और फोर्थ जनरेशनल सेफेलोस्पोरिन से करेंगी, वो भी तब जब हमारी मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड होंगी। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको फर्स्ट जनरेशनल सेफेलोस्पोरिन का नाम दे दें और पूछें कि क्या ये ब्लड वेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं जब मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड है, तो आप लिखेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई क्रॉस एलर्जेनिसिटी दिख रही है पेनिसिलिन के साथ, सॉरी सेफेलोस्पोरिन के साथ? तो हाँ, क्रॉस एलर्जेनिसिटी क्या होती है कि आपकी बॉडी दो डिफरेंट
कंपोनेंट्स को सेम कंपोनेंट समझ के दोनों के खिलाफ एलर्जी क्रिएट कर दे। यानी पेनिसिलिन आप किसी पेशेंट को दे रहे हो और वो बंदा पेनिसिलिन से एलर्जिक है, तो आप उस पेशेंट को सेफेलोस्पोरिन नहीं दोगे, क्योंकि पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन दोनों का ही स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है। तो बॉडी को ऐसा लगेगा कि आपने सेम ड्रग दिए, तो वो दोनों के खिलाफ ही एलर्जी दिखाना शुरू कर देगी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ, सेफेलोस्पोरिन के साथ आपको क्रॉस एलर्जेनिसिटी दिखती है, और कौन सी ड्रग से ये सिमिलर है, किस ड्रग के साथ क्रॉस एलर्जेनिसिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पेनिसिलिन है। ठीक है, तो पेनिसिलिन के साथ आपका एक क्रॉस एलर्जेनिसिटी शो कराता है। तो अगर किसी बंदे को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसको लाजमी सेफेलोस्पोरिन से भी एलर्जी होगी। तो अगर किसी बंदे को आप पेनिसिलिन नहीं दे रहे एलर्जी की वजह से, तो उसको सेफेलोस्पोरिन भी नहीं देनी आपको। ठीक है, एमसीक्यू का पॉइंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल हमारा पेनिसिलिन जैसा ही है कि वो ये आपका आएगा, आपके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच होगा, आपके पेप्टाइडोग्लाइकिन को सिंथेसाइज नहीं होने देगा, ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट कर देगा और ऑटोलिटिक एंजाइम्स भी एक्टिवेट कर देगा। तो ये बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, आप अक्सर डॉक्टर से सुन रहे होते हो कि हम मरीज को दवाई दे रहे हैं बट कुछ असर नहीं हो रहा। क्यों असर नहीं हो रहा? उनकी रेजिस्टेंस आ गई है। रेजिस्टेंस कैसे आ गई है? सबसे पहले तो आपका पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का ही मसला है, यानी ड्रग को जिस रिसेप्टर के साथ जुड़ना है उस रिसेप्टर का ही कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है। जब उसमें ही स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे तो ड्रग नहीं अटैच होगी, और जब तक ड्रग अटैच नहीं होगी आगे कोई काम नहीं होगा। तो अगर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑल्टर है तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। दूसरा, पेनिसिलिनेजेस और बीटा लैक्टमेजेस हैं जो आपकी ड्रग की बीटा लैक्टम रिंग को ही बर्बाद कर देंगे। जब ड्रग की बीटा लैक्टम रिंग बर्बाद है यानी ड्रग बर्बाद है, ड्रग बिल्कुल डिग्रेड हो गई है, अब काम के वो काबिल नहीं रही। साथ ही साथ आप ड्रग की परमिएबिलिटी कम कर दो, यानी आपकी ड्रग बैक्टीरिया सेल के अंदर इतनी जा ही नहीं रही कि वो जाके अंदर कुछ काम करे। तो ये तीनों हमारे मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस हैं। अब हमारे पास आ रहे क्लासिफिकेशन में हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। जनरेशन्स तो है, क्लासिफिकेशन तो है, बट ये क्लासीफाई हुई कैसे? तो बेसिकली वक्त के साथ साथ ना आपको ड्रग्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ बैक्टीरिया पुरानी ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट करने लग जाता है। तो पहले दौर था जहाँ पे सिर्फ हमारे पास सीफाजोलिन और सीफालेक्सिन, फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ही मौजूद थी। हमने उससे बहुत इलाज किया मरीज़ों का, बट एक टाइम बाद हमें पता चला कि यार सीफाजोलिन और सीफालेक्सिन से तो इलाज ही नहीं हो रहा। फिर हमने नई ड्रग बनाना शुरू की, फिर हमने सीफेक्लर, सीफोटीटन बनाई। अब सीफेक्लर और सीफोटीटन क्या है? हमारी सेकेंड जनरेशनल सेफेलोस्पोरिन है। कुछ अर्से बाद पता चला कि यार सीफेक्लर और सीफोटीटन से भी इलाज नहीं हो रहा। फिर हमने सेफ्ट्रैक्सोन इन्वेंट की, हमने सेफिक्सिम इन्वेंट की ताकि और अच्छा इलाज हो। फिर पता चला सेफ्ट्रैक्सोन और सेफिक्सिम से भी इलाज नहीं हो रहा, तो फिर हमने सेफिपीम और सेफ्टारोलिन बनाई। तो रीज़न ये है नई जनरेशन को इन्वेंट करने का कि यार जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो अब तो ड्रग बेकार हो गई ना उसके लिए पुरानी वाली, तो उन लोगों के लिए हमने नई जनरेशनल ड्रग्स बनाई है। यूजली आप पेशेंट को सबसे पहले फोर्थ जनरेशनल एंटीबायोटिक नहीं देते, आप शुरू में सेकंड या थर्ड जनरेशन देते हो। फिर अगर उसका इलाज सही नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली देन यू विल गो टूवर्ड्स फोर्थ जनरेशनल एंटीबायोटिक्स। खैर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सीफाजोलिन है, सीफालेक्सिन है। सेकंड जनरेशन में सीफेक्लर, सीफोटीटन है। थर्ड जनरेशन में सेफ्ट्रैक्सोन और सेफिक्सिम है। फोर्थ जनरेशन में सेफिपीम और सेफ्टारोलिन है। ये एमसीक्यू हमारे पास बार बार आता है, अक्सर लिखा हुआ होता है आपका कि फोर्थ जनरेशनल सेफेलोस्पोरिन कौन सी, और नीचे आपको डिफरेंट नाम लिखे हुए होंगे और एक आपके पास सेफिपीम का नाम होगा। तो सेफिपीम हमारी फोर्थ जनरेशनल एंटीबायोटिक है। अगर आप कैटजन में देखेंगे ना, तो कैटजन में आपको हर जनरेशन की 10 या 8 एंटीबायोटिक्स मिलेंगी, 10 या 8 ड्रग्स मिलेंगी, बट आप इतनी सारी याद नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है और आपको हर जनरेशन से 2 ड्रग्स याद करना लाजमी, क्योंकि जब आपके पास ऑस्पी आती है ना तो लिखा हुआ आता है
सेफलोस्पोरिन और हर जनरेशन से 2 ड्रग्स के नाम लिखना लाजमी। तो 2 तो याद आपको करने पड़ेंगे, 2 से ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो आप वापस नहीं करें, बट 2 काफ़ी होती हैं। अब हम आ रहे हैं यूजेस पे। यूजेस हम हर जनरेशन का अलग देखेंगे। अगर हम फर्स्ट जनरेशनल सेफलोस्पोरिन का देखें तो फर्स्ट जनरेशनल सेफलोस्पोरिन मेनली ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए ही यूज़ की जाती है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई हमारे पास 2 ही होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टाफाइलोकोकाई। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई को ट्रीट करने के लिए हम फर्स्ट जनरेशनल सेफलोस्पोरिन देते हैं। बट ऑब्वियसली कुछ ऐसे छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई, क्लैप्सिला, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, उनके लिए भी हम देते हैं। बट मेन आपके पास क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। इसी तरह जो हमारे सेकंड जनरेशनल है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए दे रहे होते हैं। साथ ही साथ जो नहीं आपको थोड़ा नज़ला खांसी जुकाम होता है, इनफैक्ट बच्चों को भी जो नज़ला खांसी जुकाम होता है ना, तो पहली एंटीबायोटिक सेकंड जनरेशनल सेफलोस्पोरिन ही होती है। तो एच इन्फ्लुएंजा, मोक्सिरेला कैथेरेलिस, उसके लिए भी हम सेकंड जनरेशनल सेफलोस्पोरिन ही देंगे। अब थर्ड जनरेशनल सेफलोस्पोरिन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने पहले ही बताया कि जो थर्ड और फोर्थ जनरेशनल ड्रग्स जो होती हैं वो मेनली रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए होती हैं कि आपके बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली है, तो हमने नई ड्रग्स बनाई हैं। तो हमारे पास जितने भी ऐसे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली है दूसरी बीटा लैक्टम ड्रग्स के लिए, उनको हम थर्ड जनरेशनल एंटीबायोटिक्स देते हैं। जैसे सेफ्ट्राइक्सोन है और सेफोटेक्जीम है, हम उसको पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई के लिए दे रहे हैं। सेफ्टाजिडियम और सेफोपेरोक्सोन को हम सीडोमोनास के लिए दे रहे हैं, और सेफ्टिक्सोसीम को हम बैक्टीरियोइड फ्लैजेलस के लिए दे रहे हैं। तो मेनली जो भी ग्राम नेगेटिव रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स थे उसके लिए हम थर्ड जनरेशनल सेफलोस्पोरिन दे रहे हैं। ये तो हमारी किताबी बातें थी। अब जो मेन एमसीक्यू का पॉइंट है ना, वो ये है कि आप गोनोरिया को ट्रीट कैसे करते हो। तो पहले तो पता होना चाहिए गोनोरिया है क्या। तो गोनोरिया बेसिकली आपका एक इन्फेक्शन है जेनिटल्स का, ठीक है। मेन ज़्यादातर फीमेल्स को ही हो रहा होता है, बट ऑब्वियसली वही फीमेल अगर मेल के साथ कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेगी तो इट कैन ट्रांसमिट टू मेल एज वेल। तो खैर गोनोरिया आपका जेनिटल्स का इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीट हम सेफलोस्पोरिन्स के थ्रू करते हैं। तो अक्सर ये एमसीक्यू आता है, वाइवा में पूछते हैं, ऑस्ट्रिया में पूछते हैं कि गोनोरिया का ट्रीटमेंट बताओ। तो गोनोरिया को आप कैसे ट्रीट करोगे, आप सेफ्ट्राइक्सोन को आईवी के रूट से दोगे और सेफिक्सीम को ओरली दोगे। आप इन दोनों ड्रग्स को मिला के पेशेंट को ट्रीट करोगे तो गोनोरिया का ट्रीटमेंट बहुत आसान हो गया। सेफ्ट्राइक्सोन दिया आपने आईवी और आपने सेफिक्सीम दे दी ओरली, इन दोनों ड्रग्स को दिया, मरीज आपका ठीक हो गया, गोनोरिया ट्रीट हो गया, गुड। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे ही छोटा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया है, ओटाइटिस मीडिया कहते हैं कान के इन्फेक्शन को, तो आप उस बंदे को 10 दिन तक एमोक्सिलिन दोगे, यानी ओटाइटिस मीडिया का इलाज है 10 दिन एमोक्सिलिन देना। बट अगर एक पेशेंट है जो कह रहा है मुझे 10 दिन एमोक्सिलिन नहीं लेनी, वो बहुत लेजी पेशेंट है, वो नहीं खाता दवाइयाँ, तो आप उसको एक इंजेक्शन दे दो सेफ्ट्राइक्सोन का। तो एक इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन इज इक्वल टू 10 डेज कोर्स ऑफ एमोक्सिलिन। तो ये आपसे पूछा जाता है कि आप 10 दिन की एमोक्सिलिन को किससे सब्सटीट्यूट करोगे, सिंगल डोज ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है, या सिंगल इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये है कि गोनोरिया का ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो गोनोरिया का ट्रीटमेंट आना चाहिए। फोर्थ जनरेशनल अगेन नई जनरेशन है, मज़ीद रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के खिलाफ हम इस जनरेशन की ड्रग्स को देंगे। और जो हमारे पास सेफीपीम है वो फोर्थ जनरेशन की है, वो भी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के खिलाफ दी जाती है। साथ ही साथ जो हमारे सेप्टारोलिन है उसको हम मेथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस के खिलाफ देते हैं। टॉक्सिसिटी यूजेस से ज़्यादा ना आपकी इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी होती है। तो टॉक्सिसिटी के लिए अगेन वी हैव ए निमोनिक, जिसको हम जो है हमारे पास जाइंट, हमने पेनिसिलिन के लिए HHNN निमोनिक याद किया था, सेफलोस्पोरिन्स के लिए हम निमोनिक याद कर रहे हैं जाइंट। तो जी से GI डिस्ट्रेस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, मगर आपके साइड इफ़ेक्ट्स नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया तक महदूद नहीं होते। हाँ, मोस्ट कॉमन नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया है, बट उसके आगे भी कहानी है और उसकी आगे की ही कहानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जी से तो हमारे पास GI डिस्ट्रेस आ गया। आई से इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगी तो आपको डायबिटिक पेशेंट्स को देते वक्त
थोड़ा डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ए से एनाफाइलैक्सिस वही है आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और इसी एनाफाइलैक्सिस की वजह से क्रॉस एलर्जेनिसिटी है पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन की। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। एंड से हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, मगर नेफ्रोटॉक्सिसिटी से तब होगी जब इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। बाकी हमारे पास टी से तो हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ रहा है। साथ ही साथ डाइसल्फाइडिल लाइफ रिएक्शंस विद इथेनॉल। तो इथेनॉल यही है कि जब कोई बंदा है जो नशेई है, यानी ऑब्वियस है जो नशा करता है, आप उसके साथ जब ये उस बंदे को जब आप सेफेलोस्पोरिन दोगे तो उसमें थोड़ी ज़्यादा बहकी चीज़ें होने लग जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। तभी हिस्ट्री लेते वक्त हम पूछते हैं कि यार आप कोई नशा आवर चीज़ें तो नहीं लेते, तो अगर वो नशा आवर चीज़ें ले रहा है तो अगेन आपको सेफेलोस्पोरिन का डोज एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये निमोनिक याद होना चाहिए। जाइंट आपके जैसे ही दिमाग में आ रहा है सेफेलोस्पोरिन की टॉक्सिसिटी का, तो आप याद रखें कोई बड़ी सी चीज़ है, जाइंट चीज़ है। ऐसे आप जब याद करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के वक्त आसानी होगी। तो अभी हमारा सेफेलोस्पोरिन का भी लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम। आप मुझे यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और मैं आपको जवाब भी दे दूँगी। तो अगर आपको कोई भी मसला हो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट वीडियो में हम बीटा लैक्टिन को कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पे जंप कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।